हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आप सभी का टेंशन गॉन नोट्स चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज का लेक्चर मेडिकली इम्पोर्टेंट माइक्रोब्स पे है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम रिकेट्सिया के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये क्या है, ये किस तरह का एनिमल है। ओके, वैसे ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के बारे में हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इससे हमें कौन सी बीमारियाँ होती हैं और इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है या लाइफ साइकिल क्या है इसका। ओके, और ये इससे हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, ह्यूमंस में इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम जानकारी लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जाने, रिकेट्सिया के बारे में जाने उसके पहले चलो हम इसे देख लें कि ये कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप लोगों को फिगर दिखाया गया है, आप देखो। यहाँ पे आपको एक सेल दिखाई गई है, जो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है और साथ ही उसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें आपको बहुत सारे कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई गए हैं। तो यही जो है ये बैक्टीरिया है, रिकेट्सिया। ओके, तो ये बैसिलस फॉर्म में है और कोकी फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, और इसके जो वेक्टर हैं जैसे माइट्स, टिक्स, फ्लीज, ये इसके वेक्टर्स होते हैं। तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाए गए हैं, देखिए। और एक और फिगर है यहाँ पे रिकेट्सिया का, वो भी आप देख सकते हैं। ये बैसिलस फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, और कुछ पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से ये ह्यूमंस को ये बाइट कर रही हैं, ये जो माइट्स हैं, और वहाँ पे रैशेस, स्किन पे रैशेस आ चुके हैं। ओके, तो ये एनिमल कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसके कुछ वेक्टर्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, जो रिकेट्सिया है ये फैमिली रिकेट्सी को बिलोंग करता है और इसमें जो है 4 जेनरा इसमें इंक्लूड की गई हैं, जैसे रिकेट्सी और इसके अलावा एर्लिकिया और ओरेंशिया और चौथा है कॉक्सिला। ओके, तो ये 4 जेनरा इसमें इंक्लूड की गई हैं और ये सभी जो है जूनोटिक पैथोजेंस के थ्रू ये इन्फेक्शंस जो है ह्यूमंस को ये फैलती हैं या वर्टिब्रेट्स में ये फैलती हैं। ओके, और ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और रॉड शेप यानी कि बैसिलस फॉर्म में या फिर वेरिएबली स्फेरिकल फॉर्म में हो सकते हैं। ये नॉन फिल्टरेबल बैक्टीरिया यानी कि इनको फिल्टर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, यानी कि इनको अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए इनको एक पर्टिकुलर होस्ट की ज़रूरत होती है और उसके ये इंट्रासेलुलर जो उसकी प्लेसेस हैं वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे जाके अपना डिवाइड करने वाले इस तरह के ये पैरासाइट्स हैं। और इसके अलावा ये जो एनिमल्स हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये जूनोटिक पैथोजेंस हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होगा जहाँ पे भी जो ये ऑर्थोपोड्स हैं। ऑर्थोपोड्स कौन से? वो जो ब्लड सक करते हैं। ओके, और इनमें जैसे टिक्स हैं, माइट्स हैं और इसके अलावा जो लाइस हैं, ओके, फ्लीज हैं, इनके थ्रू ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ये पहुंचते हैं। ओके, तो ये जो ऑर्थोपोड्स हैं, ये ब्लड सकिंग जो ये एनिमल्स हैं, ऑर्थोपोड्स हैं, ये एज ए रिजर्वायर भी इन पैथोजेंस के लिए या इन बैक्टीरिया के लिए वर्क करते हैं। ओके, तो ये जो है नॉन मोटाइल हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग ये बैक्टीरिया हैं। और अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये हमेशा बाइनरी फिशन के थ्रू ये मल्टीप्लाई होते हैं और इस बाइनरी फिशन को पूरा होने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है। ओके, तो कह सकते हैं इनका जनरेशन टाइम 8 आवर्स है, आप ये कह सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया हैं, यानी कि ये सिर्फ बैसिलस फॉर्म में न रह के ये और भी इनके 2 फॉर्म्स हैं, जैसे कोकी यानी कि ये सर्कुलर फॉर्म के हो सकते हैं और इसमें इनका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और बेसिलाई फॉर्म में अगर हैं तो इनका लेंथ 1 to 4 माइक्रोमीटर हो सकता है। और थ्रेड फॉर्म है इनका तीसरा फॉर्म, जिसमें ये 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकते हैं। तो चलिए और इनके बारे में जाने, आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स, ये है फोटोग्राफ हैरोल्ड टेलर रिकेट्स की। ये एक अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम रिकेट्सिया को खोजा और इसी वजह से इनके ही नाम को लेकर के इसकी फैमिली का नाम रिकेट्सिएसी और ऑर्डर रिकेट्सियल्स रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते। तो स्टूडेंट, अब हमें पता है कि जो रिकेट्सिएसी है इसको फर्स्ट टाइम हैरोल्ड टेलर रिकेट्स ने खोजा और जो रिकेट्सिएसी है इनका साइज़ वेरी कर सकता है। ये रफली 0.3 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर ये हो सकते हैं या फिर 0.8 से लेके 2.0 माइक्रोमीटर इनका साइज़ हो सकता है। ओके, और अगर हम टेम्परेचर वाइज देखें कि किस टेम्परेचर पे ये रहते हैं या ज़िंदा रहते हैं, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस जो इंटरनल जो क्योंकि ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है तो वहाँ का तापमान अगर 37 डिग्री होता है तो उस तापमान पे ये वहाँ पे सरवाइव करते हैं। और रिप्रोडक्शन वाइज आपको अभी पता ही है कि ये सिर्फ एनिमल सेल में ही रिप्रोड्यूस करते हैं और बिना एनिमल सेल के ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और इनका अगर हम जीनोम देखें तो जीनोम का साइज़ इनका छोटा होता है और एंजाइम्स की बात करें तो इनमें फ्यूअर एंजाइम्स होते हैं, कम एंजाइम्स होते हैं। और इसके अलावा इनके जो जीनोम के कुछ सेगमेंट्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में रिजेंबल करते हैं, उससे मिलते जुलते हैं। और इसमें एटीपी प्रोडक्शन जो है रिकेट्सिया में बिल्कुल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जिस तरह से होता है उसी तरह से इसमें भी होता है। तो ये काफ़ी माइटोकॉन्ड्रिया से रिजेंबल करता है। और अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के लिए इसको हमेशा एक्सोजीनस एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत होती है, यानी कि बाहर से इसको एनर्जी सप्लाई की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके पास अपनी कोई एनर्जी सप्लाई है नहीं। तो इसी वजह से ये सेल का जो साइटोसोल है वहाँ से अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इस सेगमेंट में आपको कुछ डिजीज़ कॉजिंग रिकेट्सिएसी यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे जीनस रिकेट्सिया में है, इसमें थाइपस ग्रुप है, स्पॉटेड फीवर ग्रुप है और स्क्रब थाइपस ग्रुप है। तो इन तीनों में ही जो रिकेट्सिया है, जैसे थाइपस ग्रुप में जो रिकेट्सिया है वो है आर प्रोवजेकी और इसका आर्थ्रोपोड वेक्टर है बॉडी लाउस। और इसके अलावा जो इसके वर्टिब्रेट होस्ट है उसमें ह्यूमंस हैं और इससे जो डिजीज़ कॉज होती है या जो इससे बीमारी फैलती है उसे कहते हैं एपिडेमिक थाइपस। और दूसरा है इसका ब्रिल जिंसर डिजीज। ओके, और इसी तरह से थाइपस ग्रुप के अंदर ही रिकेट्सिया थाइपी आता है और इसे जो है मुजेरी भी बोलते हैं। तो इसका जो आर्थ्रोपोड वेक्टर है वो है रैट फ्ली और वर्टिब्रेट होस्ट है इसका रैट्स और इससे मोरिन थाइपस बीमारी होती है। तो इसी तरह से इसके जो भी डिजीजेस हैं अलग अलग ग्रुप से और कौन से इसमें रिकेट्सिया की कौन सी स्पीशीज़ बिलोंग करती है तो वो यहाँ पे दी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। आइए अब इसके ट्रांसमिशन की बात करें कि किस तरह से ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होते हैं या ये बैक्टीरिया कैसे ह्यूमंस को इन्फेक्टेड करते हैं। तो रिकेट्सिएसी स्पीशीज़ के बारे में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ब्लड सकिंग ऑर्थ्रोपोड्स की हेल्प से ये ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होते हैं। और ये जो ब्लड सकिंग ऑर्थ्रोपोड्स हैं, फ्लीज, टिक्स, लाइस या माइट्स, इनके काटने की वजह से इनके सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू ये ह्यूमंस के बॉडी के अंदर उसके वैस्कुलर सिस्टम में ये एंटर कर जाते हैं। ओके, तो ये बाई चांस है कि ये ह्यूमंस को इन्होंने काटा और इस वजह से ये ह्यूमंस की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए। और कई बार जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं, जो इन्फेक्टेड ऑर्थ्रोपोड्स हैं, इनके फीसेस के थ्रू उसको अगर हमने इनहेल कर लिया, उसको अगर एरोसोल के थ्रू हमने अपने सांस लेने के दौरान वो हमारी बॉडी के अंदर घुस गए तो तब भी ह्यूमंस उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। या फिर आपने कहीं पे बहुत तेज़ी के साथ में आपने अपनी स्किन को रब किया, उसको खुजलाया और इस वजह से आपकी स्किन जो है वहाँ पे थोड़ी घाव हो गया। तो ऐसी जगहों पे भी इन इंसेक्ट्स के बाइट की वजह से या इनके फीसेस की वजह से ह्यूमंस जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं अगर वहाँ पे अगर ये पहुँच गए तो। ओके, तो ये तो हो गया बाई चांस कि ह्यूमंस इनके जो इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं, ऐसी रिकेट्सिएसी के जो एपिडेमिक डिजीजेस हैं, जैसे एपिडेमिक थाइपस है या ट्रेंच फीवर है। तो ये वो डिजीजेस हैं जो हमेशा ह्यूमन बॉडी लाउस की वजह से ह्यूमंस में वो ट्रांसफ़र होते हैं। और क्योंकि ह्यूमंस जो है उसके प्रोवन या एकमात्र सिद्ध जो है उसके होस्ट हैं, तो इस वजह से जो है ये ह्यूमंस में एक से दूसरे में ये ट्रांसफ़र होते हैं। अब बात करते हैं
रिकेट्सिएसी की कैटेगरीज के बारे में, यानी कि रिकेट्सिएसी को कितने डिफरेंट ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट जो रिकेट्सिया है इसको इसके लाइपोपॉलीसैकेराइड यानी कि एलपीएस इसके बेस पे इनको डिफरेंट ग्रुप्स में यानी कि 4 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो जो पहला ग्रुप है उसे हम कहते हैं द थाइपस ग्रुप, या इसको इन शॉर्ट कैपिटल TG भी इसको कहा जाता है। ओके, तो जो थाइपस ग्रुप के रिकेट्सिएसी हैं इसमें मेनली 2 स्पीशीज इंक्लूड की गई हैं, जैसे आर प्रोवाज़की और इसके अलावा आर थाइपी। तो ये 2 इसमें इंक्लूड की गई हैं और मेनली ये फ्ली बॉर्ने थाइपस हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ और भी स्पीशीज इंक्लूड की गई हैं, कुछ और भी ग्रुप्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे आर स्लोवाका और आर अकारी या आर साइबेरिका, इसके अलावा आर अफ्रीसी और इसके अलावा आर मैसेली। ओके, तो ये इसमें इंक्लूड की गई है। और जो इसका नेक्स्ट ग्रुप है उसे चलिए देखते हैं आगे क्या है वो। तो इसका जो सेकंड ग्रुप है उसे कहते हैं द स्पॉटेड फीवर ग्रुप, ओके, जिसे इन शॉर्ट SFG कहा जाता है। और इसमें 16 वैलिडेटेड स्पीशीज इसमें इंक्लूड की गई हैं। इसके अलावा कुछ इसमें अनवैलिडेटेड रिकेट्सियल स्पीशीज भी इंक्लूड की गई हैं। और इसमें मेनली देखिए आप यहाँ पे स्पॉटेड फीवर यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, और इसमें वो रिकेट्सी इंक्लूड की गई हैं जिनके वेक्टर टिक्स हैं, मेनली उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, थर्ड जो ग्रुप है उसे बोलते हैं एंसेस्ट्रल ग्रुप, या इसको इन शॉर्ट AG भी कहा जाता है। और इसमें मेनली रिकेट्सिया बेली और इसके अलावा रिकेट्सिया कैनेडेंसिस इनको इंक्लूड किया गया है। और इनके भी जो वेक्टर हैं वो मेनली इनका ट्रांसमिशन टिक्स की वजह से होता है। और जो चौथे और लास्ट जो ग्रुप है उसे कहते हैं ट्रांजिशनल ग्रुप, या इसको TRG ग्रुप भी कहा जाता है। और इस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो आर अकारी और इसके अलावा आर ऑस्ट्रेलियस है। और इनकी से होने वाली जो डिजीजेस हैं वो यहाँ पे बॉक्स में लिखी गई हैं। और इसके अलावा आर फेलिस, जिससे कि फ्ली बॉर्ने स्पॉटेड फीवर ये होता है, तो ये यहाँ पे रखी गई है। ओके, तो स्टूडेंट जो ये 4 जो ग्रुप है रिकेट्सिया के, इनमें मेनली जो सबसे कम इंफॉर्मेशन है वो AG यानी कि एंसेस्ट्रल ग्रुप के बारे में है, जबकि जो 3 जो अलग अलग ग्रुप हैं जो SFG या TRG या TG हैं ये डेडली ह्यूमन पैथोजेंस हैं ये। ओके, और ये बहुत ही अच्छी तरह से ये स्टडी किए गए हैं या इन पे बहुत अच्छी रिसर्च अभी तक हो चुकी है। चलो अब हम इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लें कि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है रिकेट्सिया ये किस तरह से बना हुआ है। तो इसके बारे में जान के आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की ये बैक्टीरिया बने हुए हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की बनी हुई है और ऑब्वियस है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और इनमें जो है ये जो बैक्टीरिया है इनको 3 मेन लेयर घेरे हुए रहती है। ओके, तो जैसा कि नंबर 1 पे जैसे लिखा हुआ है दे आर बेयरली विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि आप इनको लाइट माइक्रोस्कोप से आसानी से नहीं देख सकते। ओके, एंड दे स्टेन फॉरली विद ग्राम स्टेन। देखो अगर आप इनको ग्राम स्टेन से अगर आप इनको स्टेनिंग करोगे तो ये बड़ी मुश्किल से ये इनमें स्टेन हो पाएगा। ओके, तो इस वजह से जो ग्राम स्टेन है वो इनके लिए बहुत अच्छा मतलब नहीं है कि उसमें बहुत अच्छे दिखाई देंगे। तो इस वजह से इनको स्टेनिंग के लिए जिम्सा स्टेन इसके लिए यूज़ किया जाता है ताकि इनको आइडेंटिफाई कर सके। ओके, और इनकी सेल वॉल जो है वो मैंने बताया कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। इसके अलावा लाइपोपॉलीसैकेराइड भी है इसमें, और इसके अलावा एक सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ओके, और जो ये माइक्रोब्स हैं इनमें 2 आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है। और ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक जो प्रोटीन है आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन उसको A कहेंगे, या इसको OMP-A भी कहा जाता है, यानी कि O से आउटर, M से मेम्ब्रेन, P फॉर प्रोटीन A। ओके, और इसी तरह से जो दूसरी प्रोटीन है उसे हम कहेंगे इसका आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन B या OMP-B। ओके, तो जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन A है ये होस्ट जो सेल है उसके साथ में ये जुड़ जाता है। तो समझिए कि जब इसका इंटरेक्शन होस्ट सेल से होगा तो जो सबसे पहले इंटरेक्शन होगा इसके प्रोटीन का तो वो होगा आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन A, वो जाके जुड़ेगा होस्ट सेल के जो रिसेप्टर है उसकी प्रोटीन के साथ में। ओके,
और इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो लगभग 190 किलो डाल्टन की होती है। और इसके अलावा इसमें 13 आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट्स हैं जिनका जो फंक्शन है वो एंटीजेनिक फंक्शन है। ओके। और इसका जो दूसरा प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन बी, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन में इसमें कई सारी सीक्वेंसेस जो है वो थाइपस ग्रुप के जो रिकेट्सी हैं उसके साथ में काफ़ी ये रिलेट करते हैं। और इसके अलावा इनका जो जीनोम साइज है वो तो मैंने आपको बताया कि वो छोटा है। और इसके अलावा ये रिडक्टिव इवोल्यूशन को शो करते हैं, यानी कि इनका जीनोम साइज छोटा और छोटा होते जाता है। ओके। जैसे क्योंकि इन्हें क्या है कि जो ऑब्लिगेट क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, यानी कि जब भी इनकी आगे की इनकी बॉडी की या जैविक प्रक्रियाएं होंगी तो ये इंट्रासेलुलरली ही होंगी। ओके। तो इस वजह से इनको वहाँ के वातावरण से मैच करने के लिए इनके जीनोम में चेंजेस आते रहते हैं। ओके। तो ये लंबा ना होके और भी छोटा 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 होते जाता है। और इसके अलावा जो इसके जो इनर सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ी थिन वॉल की होती है, उसके चारों ओर से एक इनर मेम्ब्रेन होगी। और इसके अलावा इसमें आउटर मेम्ब्रेन, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि दो उसमें प्रोटीन्स होंगी, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी, OMP A एंड OMP B, जो इसकी सेल वॉल को घेरे हुए रहती हैं। ओके। तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है। सो स्टूडेंट्स, जो ये रिकेट्सिया हैं, ये बैक्टीरिया, इनके कुछ और भी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे इनकी सेल वॉल में जो है ये डाई अमाइनो पिमेलिक एसिड की बनी हुई है इनकी सेल वॉल, ये भी होता है इनकी सेल वॉल में। इसके अलावा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव होते हुए भी इनमें टिकॉइक एसिड नहीं पाया जाता है। ओके। इसके अलावा जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इन्वेजिनेशन यानी कि फोल्डिंग्स उसमें देखी गई हैं। जब इन बैक्टीरिया को हाई पावर माइक्रोस्कोप में इनको देखा गया या पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखा गया, तब उसमें ये दिखाई दी गई हैं। और इसके अलावा इनमें LPS है, यानी कि लाइपोपॉलीसैकेराइड है। और ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ये मेनली लिपिड और पॉलीसैकेराइड का बना हुआ रहता है। और इसके अलावा और भी जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, जैसे SFG ग्रुप के जो रिकेट्सिया हैं, इनकी पहचान या इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन A का पाया जाना इनके आउटर मेम्ब्रेन में, जबकि जो दूसरे मेंबर हैं या पूरे या सभी जो रिकेट्सिया हैं उनका आउटर मेम्ब्रेन जो है आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन B के ये बने होते हैं। ओके। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो ये है कि ये नॉन मोटाइल है, यानी कि ये अपने आप से ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए इनको किस तरह से मूव करते हैं उसे हम आगे जानेंगे। ये आप जान लीजिए कि नॉन मोटाइल है, यानी कि अपने आप से मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ मोटाइल भी है। ओके। अब वो मोटाइल किस सेंस में है तो वो आपको आगे पता चलेगा। तो ये एक इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके रिप्रोडक्शन या प्रोलिफरेशन की अगर हम बात करें तो रिकेट्सिया में जो रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट, वो बिल्कुल जैसे सेल डिवीजन होता है ना, उसी तरह से ये बैक्टीरिया भी डिवाइड करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ओके। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ओके। तो ये जो ट्रांसफर बाइनरी फिशन है, अगर आपने पैरामीशियम में अगर आपने ये देखा है ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन, अगर आपने वहाँ पढ़ा है तो बिल्कुल कुछ उसी तरह से इसमें भी ट्रांसफर्स बाइनरी फिशन होता है। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल वो प्रोड्यूस करती है, अपने आप को ही वो डिवाइड करके वो क्या करेगी फिशन के थ्रू, वो जो ट्रांसफर्स प्लेन के थ्रू वो दो डॉटर सेल में वो डिवाइड हो जाती है। ओके। तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होगा, पहले DNA रेप्लिकेशन होता है ना, तो इसमें DNA रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है नहीं होगी। ओके। यहाँ पे क्या होगा, DNA की कॉपी बन जाती है ऑटोमेटिकली, मतलब और भी उसके लिए प्रोसेसेस हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, DNA की कॉपी बन जा रही है। ओके। और ये दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल DNA के इसमें बन जाते हैं, और एक एंड की ओर चला जाता है, एक दूसरे एंड की ओर। और कैरियोकाइनेसिस के थ्रू फिर इसमें बीच में जो पेरेंट जो इसमें रिकेट्सिया है उसी में ग्रोविंग होती है, और जैसे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है बिल्कुल वैसे ही फिर वो दो अलग अलग भागों में बट करके दो सेपरेट डॉटर रिकेट्सी बना लेते हैं। तो एक सिंपल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं।
चलिए अब इनके पैथोफिजियोलॉजी या इसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी जान लें। तो स्टूडेंट, जो रिकेट्सियल स्पीशीज़ है इनकी लाइफ साइकिल में दो इसमें होस्ट या कह सकते हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक तो हो गया इनका वेक्टर, जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं एक होस्ट से दूसरे में, ओके। तो और दूसरा है वर्टिब्रेट होस्ट, ओके। बट कुछ जीनस है जैसे रिकेट्सिया है या एर्लिकिया है या एनाल प्लाज्मा है, ये मेनली होस्ट एसोसिएटेड पैथोजेंस है, यानी कि इनको ट्रांसफर होने के लिए एक पर्टिकुलर होस्ट की जरूरत होती है। जबकि जो कॉक्सिला है या कॉक्सिला ब्रुनेटी स्पीशीज जो है, इसके लिए किसी भी वेक्टर की जरूरत इसको नहीं होती है अपने ट्रांसमिशन के लिए, ओके। और ये ट्रांसमिट अपने आप को कर सकता है एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या कंटामिनेटेड फूड के थ्रू। ये जो होस्ट है वहां पे ये उसकी बॉडी के अंदर पहुंच सकता है, ओके। तो इसको बीच में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी तरह के जो ऑर्थोपोड वेक्टर है उनकी जरूरत नहीं हो सकती या नहीं होती है, ओके। कॉक्सिला भी जो है ये एक इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम है और इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स हैं वो रिकेट्सिया से मिलते जुलते हैं, ओके। और ये जो पैथोजेंस हैं, मेनली ये सभी जो रिकेट्सियल जो स्पीशीज हैं, जीनस हैं, ये जो पैथोजेंस हैं ये डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट पे और अपनी सप्लाई के लिए जो है उस पर्टिकुलर जो होस्ट है उसके इंटरनल एनवायरनमेंट पे ये डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट के लिए या अपने फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए। सो स्टूडेंट, जब भी कोई रिकेट्सिया स्पीशीज किसी भी होस्ट को जब एनकाउंटर करती है तो वो जल्द से जल्द उसकी बॉडी के अंदर जो फैगोसोम्स है उसके थ्रू उसकी बॉडी के अंदर वो उसके साइटोप्लाज्म में पहुंचती है और फिर जो फैगोसोम है उसको भी लाइसिस के थ्रू वो उसको तोड़ के उससे भी बाहर निकल के उसके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है, ओके। फिर वहां पे उसके जो साइटोसोल है जिसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, वहां पे या तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा अपना आगे रिप्रोडक्शन के लिए या फिर फर्दर एस्केप के लिए, यानी कि उस सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए वो कोशिश करता है। तो देखिए मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ही ये किसी सेल के अंदर जब ये एंटर करता है तो वहाँ पे फैगोसोम से एनकाउंटर होता है, यानी कि फैगोसोम के थ्रू ये उसकी जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे पहुँचता है ना। तो फैगोसोम का मेन काम क्या है कि जो भी इन्वेडर है, जो भी बाहर से चीजें जो आ रही हैं सेल के अंदर, उसको खत्म करना। लेकिन ये क्या करता है, उसको फैगोसोम को अपने अंदर घुसने का ये जरिया बनाता है और फिर जो मेम्ब्रेनोलिटिक फॉस्फोलाइपेज डी है और इसके साथ ही हिमोलाइसिन सी, इनकी हेल्प से ये फैगोसोम से ये एस्केप कर जाता है, ओके। और इसी तरह से जैसे स्पॉटेड फीवर रिकेट्सी है, ये जो है बेसिकली ये मोटाइल नहीं होते हैं, ओके। लेकिन ये मोटाइल भी हो सकते हैं। अब मोटाइल किस सेंस में होंगे, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म में जो एक्टिन पॉलीमराइजेशन है उसको अपनी एज ए टेल की तरह समझो, ये उसको एज ए टेल की तरह यूज करके एक सेल से दूसरे सेल में ये पहुंच जाते हैं, ओके। क्योंकि जैसे जैसे एक्टिन की सेल मूव करेगी, सॉरी एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं वो मूव करेंगे पॉलीमराइजेशन के थ्रू, वो उसमें चेंजेस आएंगे, आगे को बढ़ेंगे, तो वैसे वैसे उसके बढ़ने के साथ ही, क्योंकि ये उसी के साथ लगे हुए रहते हैं, तो ये भी आगे को मूव करते हुए एक सेल से दूसरी सेल में बिना उस सेल को डैमेज किए हुए ये दूसरी सेल में पहुंच जाते हैं। लेकिन लेकिन जो आर प्रोवाजेकी है, ये इसके पास में किसी भी तरह का ये मोटाइल नहीं है, यानी कि इसको अपनी मूव करने के लिए इसके पास किसी भी तरह की एक्टिन टेल नहीं है। तो इस वजह से ये क्या करता है, जो होस्ट सेल है उसी को डिस्ट्रॉय करके ये वहां से निकल जाता है, दूसरी सेल्स पे पहुंच जाता है। चलिए अब पहले इसकी थोड़ी लाइफ साइकिल को समझ लें। तो यहाँ पे देखो आपको दो फिगर दिखाए गए हैं, एक में नीचे से लिखा है SFG/TRG लाइफ साइकिल, ओके। तो SFG यानी कि स्पॉटेड फीवर ग्रुप और TRG यानी कि ट्रांजिशनल ग्रुप, ओके। और दूसरा है TG लाइफ साइकिल, TG यानी कि थाइपस ग्रुप के जो रिकेट्सी हैं उनकी लाइफ साइकिल यहाँ पे दिखाई गई है। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग की गई है 1 2 3 4 इस तरह से 17 तक यहाँ पे नंबरिंग की हुई है, ओके। तो आप नंबरिंग के अकॉर्डिंगली आप इसमें चलेंगे। तो पहले देखिए 1 से आप देखेंगे तो 1 पे लिखा हुआ है अडल्ट टिक्स, तो ठीक है। तो ये अडल्ट टिक्स जो हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे विल प्रोड्यूस एग, ये एग प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे इनमें अडल्ट टिक्स में इनका इन्फेक्शन है और ये ऑर्थोपोड्स हैं, ऑर्थोपोड्स पैरासाइट हैं, इनके अंदर
ये बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया इनके गट में या इनके जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसमें, या फिर जब ये बाइट करती हैं तो इनके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे कि जब ये ब्लड सक करते हैं ह्यूमंस का या किसी भी वर्टिब्रेट्स का, तो उसकी बॉडी के अंदर ये जो बैक्टीरिया हैं रिकेट्सी, ये वहाँ पहुँच जाते हैं। ओके, तो फिलहाल आप यहाँ पे चलिए 1 पे। तो ये एग प्रोड्यूस करेंगी और एग के अंदर ये जो रिकेट्सी हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं। उसके बाद ये एग का मेटामॉर्फोसिस होगा, ये लार्वी में कन्वर्ट होंगे। और लार्वी देखिए, जो एडल्ट टिक्स हैं ये बिल्कुल इनके लार्वी इन्हीं की तरह से दिखने वाले हैं, यानी कि एग से ये इसी तरह से ये निकलते हैं। और इसके बाद ये इन्फेक्ट करेंगे या इनका इन्फेक्शन होगा रोडेंट्स को। रोडेंट्स में इसमें माइस आएंगे या फिर स्क्वेरल्स भी होती हैं। तो ये वहाँ पे जाके रोडेंट्स की स्किन पे जाके ये फीड करेंगे और एक तरह से वहाँ पे भी ये अपने जो ये बैक्टीरिया हैं इनको ये वहाँ पे छोड़ देते हैं अपनी बाइट के थ्रू। और उसके बाद आगे इनका मेटामॉर्फोसिस होगा और ये निम्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो निम्फ के बाद फिर इनमें फिर से इनकी ग्रोथ आगे को होती है और ये फिर एडल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो निम्फ वाली स्टेज है नंबर 4 पे देखिए, ये निम्फ जो है फिर किसी वर्टिब्रेट होस्ट को ये उसके ऊपर पहुंच करके फिर उनकी बॉडी की जो स्किन है वहां से फिर ये बाइट करके ये फिर इन बैक्टीरिया को इनके अंदर छोड़ देते हैं। ओके, अब देखिए इसमें एक जो स्टेप है, जो एग वाला स्टेप है, यहाँ से फिर लार्वी, तो ये इस बात का ये अभी तक पता नहीं चला है कि ये किस तरह से इनके एग के अंदर और फिर उसके बाद ये इनके लार्वी में पहुंच के फिर ये कैसे वहाँ पे बने रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। फिलहाल ये है कि ये जो लिविंग सेल है ये वहीं पे जाकर के ये सर्वाइव करते हैं। ओके, तो इस तरह से इनकी एक साइकिल तो ये कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इसमें वेक्टर हो गया ऑर्थोपोड वेक्टर, टिक्स हो गया, जो कि एसएफजी एंड टीआरजी इनकी लाइफ साइकिल के दौरान ये इस तरह की लाइफ साइकिल रहती है और ये जाके वर्टिब्रेट में ख़त्म होगी। ओके, वर्टिब्रेट होस्ट में ये ख़त्म होगी। तो फिर वर्टिब्रेट होस्ट से फिर से अगर इस तरह के होस्ट को अगर ये टिक्स या जो ऑर्थोपोड हैं ये जब उनको बाइट करते हैं फिर से अगेन इनकी बॉडी के अंदर ही पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से एक लाइफ साइकिल इनकी ये चलती रहती है। ओके, अब देखिए नंबर 1 से आप 2 पे आ जाइए। 2 पे देखिए लार्वा है, लार्वा से फिर ये डायरेक्टली निम्फ में भी ये कन्वर्ट हो सकता है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, यानी कि ये रोडेंट में ना ट्रांसफर होकर के ये सीधे आगे इसमें अपनी ग्रोथ के बाद ये निम्फ में कन्वर्ट होगा और निम्फ के बाद ये सीधे अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 वाली पोजीशन पे देखिए, 8 ऊपर भी लिखा हुआ है निम्फ के बाद, एक नीचे को एरो बना के जहाँ पे एडल्ट टिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे भी 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक लाइफ साइकिल इसमें अपनी भी चल सकती है इसी ऑर्थोपोड के अंदर। ओके, तो ऐसे में भी ये बैक्टीरिया इसको एज ए रिजर्वायर की तरह ये यूज कर सकता है, या फिर जो ये वर्टिब्रेट्स हैं उनको एज ए रिजर्वायर की तरह ये यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इसकी लाइफ साइकिल होगी एसएफजी एंड टीआरजी की। अब देखिए जहाँ पे 4 लिखा हुआ है, अब ये निम्फ वाली स्टेज से अगर सपोज बाय चांस किसी तरह अगर ये ह्यूमंस में पहुंच जाए, ह्यूमन की स्किन में पहुंच जाए, तो इस वजह से ह्यूमंस भी जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे पहुँच के उनमें इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे, अपने जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पे इनके जो रिकेट्सियल जो बैक्टीरिया है ये यहाँ पे इनके सलाइवरी ग्लैंड में पहुँच जाते हैं और फिर इनके काटने की वजह से ये हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में पहुँच जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये ह्यूमंस को इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। अब देखिए 10 लिखा हुआ है, अगर ये डॉग्स या इस तरह के जो एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट्स, इनके थ्रू भी अगर ये हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं तो तब भी इनसे इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है। ओके, तो ये भी एक इसका इन्फेक्शन का एक्सीडेंटल है, हाँ, ये इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। या फिर अडल्ट टिक्स जो है डायरेक्टली अगर ये हम में लग जाए, ह्यूमंस को अगर किसी तरह ये ह्यूमंस की बॉडी के ऊपर पहुंच जाए तो तब भी इनका इन्फेक्शन हमें हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चली और उसके बाद किस तरह से ह्यूमंस इन्फेक्टेड हुए। तो आप देखेंगे इस वाले केस में ये बाई चांस की बात है। ओके, और डायरेक्टली भी देखो जो अडल्ट टिक है इनके जो फीसेस हैं या फिर एरोसोल के थ्रू या स्क्रीन अगर आपने रब करी तो वहाँ पे अगर ये बैठे हुए हैं तो इस वजह से भी वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर पहुँच सकते हैं। या हमने ऐसी इन्फेक्टेड एयर ले ली जिसमें कि जो ऑर्थोपोड हैं इनके फीसेस हैं तो उसके थ्रू भी ये हमारी बॉडी के अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी लाइफ साइकिल होगी। और दूसरी देखिए टीजी लाइफ साइकिल दिखाई हुई है, तो टीजी में आप देखिए
इसमें देखेंगे आप 12 से देखेंगे, 12 पे देखिए एडल्ट फ्ली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्ली के थ्रू चलने वाली ये लाइफ साइकिल है टीजी, यानी कि थाइपस ग्रुप के जो बैक्टीरिया हैं, ये रिकेट्सियल बैक्टीरिया हैं, वो थाइपस ग्रुप के, वो फ्ली के थ्रू फैलने वाले हैं। तो ये फ्ली से फिर इसके एग्स में ये पहुंचेंगे, एग से फिर ये एग लार्वी में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होगा, प्यूपा फाइनली अडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो एक तो इसकी अपनी ऐसे ही लाइफ साइकिल चली जहाँ पे कि इसको ये एज ए रिजर्वायर ही समझिए वैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये बैक्टीरिया। और अगर ये फ्ली, ये जो इन्फेक्टेड फ्ली है, अगर ये ह्यूमंस को बाई चांस काट ले तो ये ह्यूमंस में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, या इसके एरोसोल या फ्ली की जो कह सकते हो कि इसकी जो फीसेस है वो अगर हमने किसी तरह सांस लेने के दौरान ये हमारे बॉडी के अंदर पहुंच गया तो वैसे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, अब देखिए 15 और 16, ये जो फ्ली है ये डायरेक्टली जो रोडेंट्स हैं उनको काट सकती है, या डॉग्स या कैट्स उनमें भी जा सकती है, तो वहाँ पे भी इनका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं, उनको एज ए रिजर्वायर, या रोडेंट्स जो है इनको एज ए रिजर्वायर ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से इसकी अपनी लाइफ साइकिल चली, एक तो उसी पर्टिकुलर ऑर्थोपोड में, दूसरा ये रोडेंट्स के थ्रू, फिर ये ट्रांसफ़र हुए जो दूसरे जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र हुए, उसके बाद ये अडल्ट में कन्वर्ट हुए, या फिर ये वर्टिब्रेट के थ्रू कैसे ह्यूमंस को इन्फेक्शन हुआ, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, तो ये इसकी अपनी लाइफ साइकिल है। ओके, अब अगले सेगमेंट में हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर आने के बाद ये कैसे हमको जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं, या इनकी वजह से हम में कैसे डिजीज़ क्रिएट होती हैं, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे दोनों जो एरो है, ऊपर की ओर भी एरो बना हुआ है, उसी लाइन में नीचे की ओर भी एरो बना हुआ है, ठीक है। जैसे थर्ड है लिखा है, थर्ड पे देखिए ये लार्वी की ओर भी दिखा रहा है, ऊपर रोडेंट्स की ओर भी दिखा रहा है। तो आपको समझ जाना है कि ये लार्वी जो है, जो ये टिक्स का जो लार्वी है ये रोडेंट्स को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद इसी में ही बना रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ फिर इसकी लाइफ साइकिल चलेगी इसकी। इसी तरह से ऊपर आप देखिए फोर्थ पे लिखा हुआ निम्फ, तो निम्फ वापस जो है रोडेंट्स को की बॉडी में पहुंच सकता है, और उसके बाद ये जो रोडेंट्स ही एज ए रिजर्वायर इसके लिए काम कर सकते हैं, इस बैक्टीरिया के लिए। ओके, और निम्फ की अपनी लाइफ साइकिल इसी में पूरी हो सकती है, रोडेंट्स में। ओके, इसी तरह से आप 5 पे देखेंगे, वहां पे आप देखिए निम्फ को दिखाया गया है, और दूसरी ओर जो हायर वर्टिब्रेट है, डॉग एंड डियर या एंटीलोप, वो दिखाया गया है, तो उसमें इसकी लाइफ साइकिल चल रही है। और वापस निम्फ से वर्टिब्रेट, फिर वर्टिब्रेट से निम्फ में, तो इस तरह से भी इसकी लाइफ साइकिल चल सकती है। और इसी तरह से आप देखिए 16 एंड 15 में देखिए कि फ्ली जो है, अडल्ट फ्ली है, वो रोडेंट्स की ओर भी उसका एरो है, फिर नीचे की ओर फिर फ्ली पे ही खत्म हो रहा है, यानी कि इसकी अपनी लाइफ साइकिल इन्हीं में, यानी कि रोडेंट्स में या वर्टिब्रेट्स टू जो एडल्ट फ्ली है उसमें कन्वर्ट होके फिर इसी तरह से इसकी लाइफ साइकिल चल सकती है। ओके, तो ये इसके डिफरेंट मोड्स हैं इसकी लाइफ साइकिल के। और उसी तरह से ह्यूमंस को इन्फेक्शन देखिए डायरेक्टली 9 पे लिखा हुआ है, जो रेड लाइन से दिखा हुआ है, निम्फ का डायरेक्टली इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, और उसके बाद देखिए इसी तरह से 10, 11 एंड 17 ये ह्यूमंस को इन्फेक्शन की स्टेजेस दिखाई गई हैं कि कहाँ से कहाँ इसको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे समझना है, और आपको इस फिगर को आपने याद रख लेना है, इसकी नंबरिंग याद रख लेनी है, उसके बाद इसको आप आसानी से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखें आगे कि जो ह्यूमंस को इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है इस बैक्टीरिया के पहुंचने के बाद। इस सेगमेंट में आपको लाइफ साइकिल ऑफ रिकेट्सिया इन मैन दिखाया गया है, यानी कि ह्यूमंस में जब ये रिकेट्सिया बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो ये कैसे इन्फेक्शन क्रिएट करता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है, वहां से आपको देखना है, और एरो एक ही डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे इसको फॉलो करते रहना जैसे जैसे मैं आप लोगों को इसे समझाऊं। तो देखिए जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जो है 2 तरह से ह्यूमंस को हो सकता है, एक तो आर्थ्रोपोड वेक्टर के थ्रू, जो कि टिक हो सकते हैं, माइट्स हो सकते हैं, या फिर फ्लीज हो सकते हैं, ठीक है। इनके काटने की वजह से, ये इनके सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद होने की वजह से ये बैक्टीरिया ये ह्यूमंस के जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है उसमें ये पहुंच जाते हैं। और दूसरी ओर ये इन्फेक्शन जो है, अगर हम सांस लेते हैं, इस तरह के जो डेड ऑर्थोपोड्स हैं, इन्फेक्टेड ऑर्थोपोड्स की जो बॉडी किसी तरह अगर हमारी सांस लेने के दौरान हमारे अंदर वो पहुंच जाती है,
और या फिर जो इनके फीसेस हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर ये पहुंच जाती है, तब भी जो है हमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो देखिए अब ये ह्यूमंस के अंदर पहुंच गई। ओके, उसके बाद ये हमारे कहाँ पे पहुंची, जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम है वहां पहुंच जाएंगी, और वहां से फिर जो ये रिकेट्सिया है ये अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू करती हैं हमारी एंडोथीलियल सेल्स में पहुंच के। ओके, तो ये वेस्कुलर सिस्टम में भी पहुंच के हमारी जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वहां पे ये पहुंच के अपना मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देती हैं, अपना डिवीजन करना शुरू कर देती हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगे, उसमें रुकाव पैदा होंगे, उसमें स्वेलिंग शुरू हो जाएगी होनी, ठीक है। और इसकी वजह से जो है हाइपरप्लासिया एक मेडिकल टर्म है, ये होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि घाव होने शुरू हो जाएंगे उस वेसल में, और उसमें जो है स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम इडिमा कहते हैं। उसके बाद क्या होगा कि रिकेट्सी जो है ये आगे जा करके जो हमारी आरबीसीज, जो थ्रोम्बी आरबीसीज है, वहाँ स्मॉल थ्रोम्बी आरबीसीज पे ये पहुंच जाती हैं। ओके, फिर यहाँ से भी ये आगे की ओर भागती हैं, और उसके बाद जो उसके आसपास की जो टिश्यूज हैं वहां पे पहुंचती हैं, और वहां पे पहुंच के फिर वहां घाव करना शुरू कर देती हैं। अब घाव करने का मतलब क्या है कि उनको जो सेल है उसके जो साइटोसोल है उसको यूज करना शुरू कर देती है। कई बार तो ये न्यूक्लियस में भी पहुंच जाती है, वहां पे ये मल्टीप्लाई करती हैं, ठीक है। तो इन सब का रिजल्ट क्या होगा, स्टोपर यानी कि एक तरह से मेंटल डलनेस आ जाती है। इसके अलावा वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन होगा, या इडिमा होगा, या रैश हेडेक होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हो सकता है कि टर्मिनल हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ओके, और इन सब से ये जो रिकेट्सिया है इससे हम अपना बचाव जो एंटी रिकेट्सियल ड्रग्स हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये लाइफ साइकिल है, बहुत ही इजी वे में जो है ह्यूमंस में ये मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को। तो ये उसकी लाइफ साइकिल है रिकेट्सिया की। चलिए आगे थोड़ा सा और हम इसको समझेंगे कि भाई ये एंडोथीलियल सेल्स क्या है, और किस तरह से हमारी सेल्स के अंदर पहुंच के फिर ये क्या करता है, उसके बारे में हम आगे जानते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है आर्टरी का। तो आप देख सकते हैं आर्टरी के अंदर एंडोथीलियल सेल्स भी दिखाई गई हैं। तो देखो पहले हम समझेंगे आर्टरी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे आर्टरी फिर आगे जाके आर्टीरियोल से जुड़ती है, फिर आर्टीरियोल जो है कैपिलरीज से जाके जुड़ते हैं, कैपिलरीज फिर आगे वेन्यूल से, वेन्यूल फिर वेन के साथ में। तो इस तरह से ये आर्टरी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ओके, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो यहीं पे आप देखिए इसके अंदर की ओर, आप देखें नीचे की ओर जहाँ पे एक कटाव दिखाया गया है वहाँ पे देखो लिखा है एंडोथीलियल सेल्स। ओके, और इसके अंदर वाले हिस्से में फिर ये ब्लड बहता है। ओके, तो ये जो देखो एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये जो ये वेसल्स हैं या वेस्कुलर सिस्टम है उसकी लाइनिंग को ये घेरे हुए हैं। ओके, तो यहीं पे ये बैक्टीरिया पहुंच करके अपना प्रोलिफरेशन यानी कि अपना मल्टीप्लिकेशन ये स्टार्ट करता है। और इसी तरह से देखो ग्रीन वाला जो फिगर है उसमें बीच में ल्यूमेन ऑफ आर्टरी दिखाया गया है, और ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एंडोथीलियल लाइनिंग दिखाई गई है, या एंडोथीलियल सेल्स हैं ये। ओके, तो यहीं पे ये बैक्टीरिया पहुंच के क्या करेगा, अपना जो मल्टीप्लिकेशन है वो शुरू करेगा। तो समझ में आया कि एंडोथीलियल सेल्स कहाँ पे होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस फिगर में आप देखिए कि जो रिकेट्सिया है उसका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट, किस तरह से वो इन्वेट करता है किसी एनिमल सेल को, और ये स्पीशीज दिखाई गई है रिकेट्सिया रिकेट्सी। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप जो ये इसका फिगर नंबर 1 है, अगर आप उसको देखेंगे तो वहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिकेट्सिया रिकेट्सी इन्फेक्शन ऑफ एन एंडोथीलियल सेल फैगोसाइटोसिस इज इंड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ पे जब ये रिकेट्सिया जो बैक्टीरिया है ये इसके सेल वॉल पे जब ये पहुँचता है, या सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे जब ये पहुँचता है, तो ये इंड्यूस करता है उस पर्टिकुलर सेल को, उसको जो फैगोसोम्स हैं उसके थ्रू अंदर लेने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए इसमें दिखाया है ना, ऊपर बन रहा है उसमें फैगोसोम बन रहा है, और फिर जो फिगर नंबर 2 है वहां पे देखिए लिखा है इन सेल विथ फैगोसोम। देखो अब जो सेल के अंदर जो फैगोसोम है उसके अंदर इसमें रिकेट्सिया दिखाया गया है। अब ये अंदर पहुंच चुका है। ओके, अब 3rd नंबर का अगर आप फिगर देखेंगे उसमें ऊपर लिखा हुआ बैक्टीरियम एस्केप्स फ्रॉम फैगोसोम्स फॉर्म एंड एक्टिन टेल। ओके, अब जो ये बैक्टीरिया है ये फैगोसोम से भी बाहर निकल गया है, और बाहर कैसे निकला, ये दूसरी जगह कैसे पहुंचा, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं उसको एज ए टेल यूज करके ये वहां पे एज ए मोटाइल
बैक्टीरिया की तरह ये समझे कि वहां से ये मूव कर जाता है। ओके, अब ये एक्टिन फिलामेंट की वजह से उस सेल से भी ये बाहर निकल जाता है। देखिए जो चौथा फिगर है उसमें लिखा है बैक्टीरियम एस्केप्स द मेम्ब्रेन बाय यूजिंग इट्स एक्टिन टेल। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में मैंने आपको कहा कि ये वैसे तो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, लेकिन ये अपनी मोटाइल जो ये प्रॉपर्टी है उसको भी शो करते हैं। वो कैसे शो करते हैं? तो उसका रीजन यही है कि ये एक्टिन फिलामेंट को एज ए टेल की तरह यूज करके ये एक सेल से दूसरी सेल में ये मूव कर जाते हैं। ओके, अदरवाइज ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ओके, तो ये जो केस है वो है रिकेट्सिया रिकेट्सी स्पीशीज का। अब देखिए यहाँ बॉक्स में लिखा भी है, देखिए ऑल मेंबर्स ऑफ द जीनस रिकेट्सिया possesses द एबिलिटी टू इन्वेड होस्ट सेल्स। ओके, यानी कि रिकेट्सिया के जितने भी मेंबर्स हैं जीनस रिकेट्सिया के, उनमें ये एबिलिटी है कि किसी भी होस्ट सेल के अंदर वो जा सकते हैं and quickly escape phagosomal vacuoles into host cell cytosol to invade phagosome lysosome फ्यूजन। ओके, तो और जैसे ही फैगोसोम के अंदर पहुंचते हैं बोल रहा है, और उसके साथ ही ये उससे एकदम से बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि फैगोसोम अदरवाइज इसको डिस्ट्रॉय कर देगा ना, तो उससे ये एकदम से उसको इंड्यूस करके उससे बाहर निकल जाता है। बाहर ये किसको इंड्यूस करेगा? लाइसोसोम को, लाइसोसोम के फ्यूजन के साथ में। ओके, और उसके बाद फिर ये साइटोसोल में पहुंच करके ये क्या करेगा? वहां पे अपना रेप्लिकेशन शुरू करता है, और जो एक्टिन मीडिएटेड मोटिलिटी है उसके थ्रू, और इसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे स्पॉटेड फीवर ग्रुप रिकेट्सी, उनमें ये दिखाई देता है। ये उसको लाइसिस के थ्रू क्या करता है? उससे बाहर निकल जाता है, या फिर एक्टिन टेल की हेल्प से ये उस पर्टिकुलर सेल से, होस्ट सेल से ये बाहर निकल जाता है। ओके, तो कुछ ऐसे भी रिकेट्सी हैं जैसे टीजी ग्रुप के रिकेट्सी हैं, ये उस होस्ट सेल को लाइसिस के थ्रू ब्रेक करके उससे बाहर निकल जाते हैं। ओके, जबकि रिकेट्सिया रिकेट्सी ये एक्टिन फिलामेंट को एज ए टेल की तरह यूज करके एक सेल से दूसरी सेल में ये मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल वे में समझिए कि किस तरह से ये जो रिकेट्सिया हैं एक एनिमल सेल में इन्वेट करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, कैसे वहां से बाहर निकलते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जानेंगे इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चलिए इसके एक्टिन डिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में भी जानें। सो स्टूडेंट, जो एसएफजी ग्रुप के जो रिकेट्सी हैं या थाइपस ग्रुप के जो रिकेट्सी हैं, ये मैमेलियन सेल के अंदर ये किस तरह से अपना ये उसके अंदर घुसते हैं और वहाँ से भी ये कैसे बाहर निकल आते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इन बैक्टीरिया के अंदर। ओके, तो जब भी ये थाइपस ग्रुप के रिकेट्सी एंडोथीलियल सेल के थ्रू ये उसके अंदर घुसते हैं, तो जो सेल या जो सरफेस सेल एंटीजन है 5, या फिर जो ये बैक्टीरियल सेल की आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन बी है, ये इस बैक्टीरिया को हेल्प करता है किसी भी एंडोथीलियल सेल के अंदर घुसने में। ओके, तो इसकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन बी है, ये जो एंडोथीलियल सेल की जो सरफेस पे जो इसका KU70 रिसेप्टर है उसके साथ में जैसे ही ये जुड़ता है, तो इसकी वजह से उसके अंदर एक सीरीज ऑफ चेंजेस, एंजाइमेटिक चेंजेस उसमें आते हैं। उसके जो पाथवेज हैं, अंदर की जो सिग्नलिंग पाथवेज हैं, वो बननी शुरू हो जाती अकॉर्डिंग टू दिस बैक्टीरिया। ओके, इस बैक्टीरिया के लिए इसके फेवर में। ओके, तो ये जो KU70 है, इसको एज ए लिपिड राफ्ट के लिए एक तरह से ये भी इंड्यूस हो जाता है कि इसको अंदर घुसाना है किसी भी तरह। तो क्या होता है कि जो जो एंडोथीलियल सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो इसके चारों ओर से एक मेम्ब्रेन बनाना शुरू करती है, यानी कि फैगोसाइटोसिस को ये इंड्यूस कर देता है जैसे ये KU70 के साथ में जुड़ता है। ओके, तो फैगोसाइटोसिस की वजह से क्या होगा कि इसके चारों ओर से एक झिल्ली नुमा एक थैली बन जाती है जिसको हम फैगोजोम कहते हैं। तो फैगोजोम का बेसिकली वर्क क्या होता है कि जो भी सेल के अंदर इन्वेडर है, बाहर से आने वाली जो भी गलत चीजें हैं, वो फैगोजोम उसको अपने अंदर लेके उसको खत्म कर देता है। लेकिन देखो इसमें एक खास बात है कि ये उससे भी बाहर निकल आता है। ओके, तो ये फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस करता है और इस तरह से फैगोजोम के अंदर पहुंच के ये जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में या उसके साइटोसोल में उसमें ये पहुंच जाता है। अब यहाँ पे भी ये क्या करता है, क्योंकि इसको अब यहाँ से भी जल्दी जल्दी इसको बाहर निकलना है, तो ये फॉस्फोलाइपेज डी और हीमोलाइसिन सी की हेल्प से ये उसके लाइसिस करेगा, जो फैगोसोम है उसकी जो झिल्ली है उसको तोड़ करके उसको गला के ये बाहर निकल आता है साइटोसोल में। ओके, तो साइटोसोल में आने के बाद
कई बार तो जो रिकेट्सी है वो वहाँ पे रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं, अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ओके, और इतना अपना नंबर बढ़ा लेते हैं कि वो जो सेल्स का जो साइटोसोल के जितने भी न्यूट्रिएंट है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, उसको अपने लिए वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और उनका नंबर बढ़ने की वजह से फिर एक बार ये उस सेल को ही ब्लास्ट करके उसकी वॉल्स को तोड़ के ये बाहर निकल आते हैं, क्योंकि तब तक वो सेल डेड हो चुकी होती है, उसके पास अपना अपने जीवन के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। ओके, क्योंकि ये यूज़ कर चुके होते हैं। लेकिन जो एसएफजी ग्रुप के जो रिकेट्सी हैं, ये क्या करते हैं, यानी कि स्पॉटेड फीवर रिकेट्सी, ये होस्ट सेल की सिग्नलिंग को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उसकी जो एंडोसिटिक पाथवेज को उसका एडवांटेज ये अपने ले लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं तो उसके बाद ये जो उसका एक्टिन, जो उसके साइटोस्केलेटन है, उन फिलामेंट्स को इंड्यूस करते हैं उसके पॉलीमराइजेशन के लिए। ओके, तो पॉलीमराइजेशन के लिए इंड्यूस करते हैं, साथ ही उसकी कई बार उसकी टेल इन बैक्टीरिया पे ऐसे वो लग जाती है कि जिसकी हेल्प से ये आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में ये मूव कर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक्टिन फिलामेंट का पॉलीमराइजेशन होगा, उसमें पॉलीमर्स जुड़ेंगे, तो वो आगे को बढ़ता रहेगा ना, प्रोपेल होता रहेगा। तो इस वजह से ये भी क्या होता है कि बिना उस सेल को नुकसान पहुंचाए, बिना उसके जो उसकी जो इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं उसके कांटेक्ट में आए, ये आसानी से एक सेल से ये दूसरी सेल में ये मूव कर जाते हैं। अब देखिए, जो ये एसएफजी ग्रुप के जो रिकेट्सिया स्पीशीज हैं, ये एक्टिन पॉलीमराइजेशन जो मशीनरी है उस सेल की, या जिसको आप सेल का साइटोस्केलेटन बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट जो उसके अंदर होते हैं, तो उसकी हेल्प से ये इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर मूवमेंट करता है। ओके, तो जब ये किसी होस्ट सेल के फैगोसोम में ये पहुंच जाता है, फैगोसोम से फिर बाहर एंट्री करके उसके साइटोसोल में पहुंच जाता है, तो बहुत सारे जो एसएफजी ग्रुप के जो रिकेट्सी हैं, ये जो एक्टिन पॉलीमराइजेशन है उसके आगे बढ़ने की वजह से, क्योंकि ये उसी के साथ में लगे हुए रहते हैं, तो इस साइटोस्केलेटन के साथ में लगे होने की वजह से ये रिकेट्सी एक सेल से दूसरे सेल या एक पोल से दूसरे पोल पे ये पहुंच जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये साइटोसोल से भी ये एस्केप कर जाते हैं अपने नेबरिंग सेल्स की ओर। और इन्हीं जो रिकेट्सिया स्पीशीज में आपने देखा कि ये एक्टिन फिलामेंट को एज ए ये टेल की तरह यूज कर रहे थे, और उसकी हेल्प की वजह से भी ये मूव करते हैं एक सेल से दूसरी सेल की ओर। ओके, लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज भी हो सकती हैं जो साइटोसोल में अपना रेप्लिकेशन करती हैं, अपना नंबर बढ़ाती हैं, और उसके बाद जो सेल है उसकी वॉल को लाइसिस के थ्रू वो उसको ब्रेक करके उससे बाहर निकल जाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल है जैसे रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करता है, और उसके बाद उसको रप्चर करके उसको इन्फेक्ट करके वो उस सेल से बाहर निकल आता है, और जो दूसरी सेल है, नेबरिंग सेल है, उनको फिर ये इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। ओके, लेकिन जो स्पॉटेड फीवर रिकेट्सी हैं, इन रिकेट्सी में ये पावर है, ये कैपेबिलिटी है कि ये जो होस्ट सेल है उसकी सिग्नलिंग को जो है ये पूरी की पूरी तरह ये मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपने एंडोसिटिक पाथवेज के थ्रू, उसका ये अपना एडवांटेज लेते हैं। ओके, तो ये इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इन बैक्टीरिया में। अब स्टूडेंट देखो, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ये रिकेट्सिया अपने आप को एक्टिन टेल की हेल्प से ये एक सेल से दूसरी सेल में ये मूव करती हैं, तो उसकी वजह से इनके लिए ये एक एडवांटेज भी है। ओके, तो एडवांटेज कैसे है, तो इस वजह से, इस मूवमेंट की वजह से ये किसी इम्यून सेल्स की या फिर किसी भी एंटीबॉडीज के ये कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से इनको डिस्ट्रॉय होने का जो इनका अपना खतरा है वो खत्म हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ये जो इम्यून सिस्टम है उसको वैसे ही बने रहने देते हैं, और उस पर्टिकुलर सेल को भी ये डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ओके, तो जब इनको जरूरत होती है तभी ये आगे जाके अपना मल्टीप्लाई करेंगे और उस सेल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे। अदरवाइज ये शुरुआती दौर में ये क्या करेंगे, अपना एक सेल से दूसरी जगह ये मूव करना शुरू कर देते हैं एक्टिन टेल की हेल्प से। ओके, एंड टू अवॉइड एंटीबॉडीज एंड इम्यून सेल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक और फिगर दिखाया गया है, और ये फिगर है होस्ट सेल इंट्रैक्शन ऑफ रिकेट्सी। तो देखिए, इसमें जो रिकेट्सिया स्पीशीज है इसको
होस्ट सेल के एंडोथेलियल सेल के अंदर जाते हुए इसमें दिखाया गया है और किस तरह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं वो दिखाया गया है। तो देखिए जो KU70 है, ये जो सरफेस प्रोटीन है, ये ही रिस्पॉन्सिबल है रिकेट्सिया को अंदर पहुंचाने के लिए। ओके और ये कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट फैगोसाइटोसिस को ये इंड्यूस करता है KU70, जैसे ही ये रिकेट्सिया आके इसके सेल के रिसेप्टर से जाके ये जुड़ता है। ओके तो इसकी वजह से जो ये सेल है, ये फैगोसाइटोसिस के जरिए इस रिकेट्सिया जो बैक्टीरिया है इसको ये ले लेता, अंदर ले लेता है ये। ओके अब ये देखिए बी वाले फिगर में आप देखेंगे कि ये फैगोसोम के अंदर है और ए में आपने सीरीज ऑफ चेंजेस आपने उसके सेल के अंदर देखा, जैसे ही ये बाहर से जुड़ा हुआ है, फिर ये बी में पहुंच गया फैगोसोम के अंदर। ओके फिर फैगोसोम में ही देखिए लाइसिस ऑफ फैगोसोम लिखा हुआ है, यानी कि फिर ये फैगोसोम को भी ये ब्रेक करके उससे ये बाहर निकलता है। ओके अब देखिए जो डी वाला जो फिगर है उसमें देखिए ये फिर जाके जो एक्टिन फिलामेंट है उसके पॉलीमराइजेशन को ये स्टिमुलेट करता है और उसके मोनोमर्स को के एडिशन की वजह से इसकी अपनी एक एक्टिन फिलामेंट की एक टेल बन जाती है। देखिए अब ये उसी सेल से फिर ये बाहर निकल चुका है, बाहर निकल रहा है एक्टिन पॉलीमराइजेशन की हेल्प से एक सेल से दूसरे सेल की ओर ये बढ़ता है। ओके तो ये फैगोसोम से जब बाहर निकलेगा तो फैगोसोम को ये इंड्यूस करेगा जो फॉस्फोलाइपेज डी एंड हीमोलाइसिन सी है उसकी हेल्प से ये फैगोसोम से भी बाहर निकल जाता है। ओके और उसके बाद फिर ये एक्टिन फिलामेंट को एज ए टेल यूज करके ये एक सेल से दूसरी सेल में ये एंटर करता है। तो आपको याद रखना है जो सेल सरफेस जो रिसेप्टर पे जो प्रोटीन है वो मेनली क्या है, जहाँ पे कि रिकेट्सिया अटैच होता है वो KU70, और इसके अलावा जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन बी है ये इसके लिए इम्पोर्टेंट वर्क करते हैं। ये उस पर्टिकुलर सेल को फैगोसाइटोसिस के लिए वो इंड्यूस करते हैं जिससे कि ये फैगोसोम के वो फैगोसोम बनाए और फैगोसोम के अंदर ये अंदर हो जाए, उसकी वजह से सेल के साइटोसोल में पहुंच जाए। ओके और फैगोसोम से भी बाहर किसकी हेल्प से निकलेगा, जो फॉस्फोलाइपेज डी है और हीमोलाइसिन सी है उसकी हेल्प से। ओके और फिर बाहर आने के बाद ये पॉलीमराइजेशन को एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन को ये इंड्यूस करेगा, फिर उसको एज ए टेल यूज करके ये एक सेल से दूसरी सेल में इन्वेट करता है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाया गया है और यहाँ पे आपको रिकेट्सिया की जो डिफरेंट स्पीशीज की पैथोजेनिसिटी है उसका रेट कितना है और उसके लिए कौन से जो वेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आप देखिए नीचे की ओर इसमें येलो कलर दिखाया गया है जहाँ पे नॉन पैथोजेनिक लिखा हुआ है ऊपर बॉक्स में, और रेड साइड को आप देखेंगे ऊपर लिखा है हाईली पैथोजेनिक। तो हाईली पैथोजेनिक में जैसे रिकेट्सिया रिकेट्सी है और ये SFG ग्रुप में आता है, और SFG में जैसे रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इसमें लिया है, तो ये हाईली जो है सीवियर ये डिजीज है। ओके अब हम नीचे की ओर जैसे जैसे नीचे की ओर पहुंचते हैं तो जैसे SFG ग्रुप के ही अननोन पैथोजेनिसिटी यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे रिकेट्सिया रिकेट्सी आई और इसके अलावा रिकेट्सिया मोंटानेंसिस, तो ये नॉन पैथोजेनिक यहाँ पे दिखाए गए हैं और इनके जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं वो दिखाए गए हैं देखो। और साइड में इसमें जैसे टिक फ्ली लाउस माइट ये आपके जो ऑर्थोपोड्स वेक्टर हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके तो इससे भी आप थोड़ा और आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से ग्रुप के जो रिकेट्सिया है वो कितने ज़्यादा सीवियर हैं या कितने ज़्यादा नुकसानदायक हैं ह्यूमंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ और क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स दिखाए गए हैं रिकेट्सियोसिस के, कि रिकेट्सियोसिस होने की वजह से क्या क्या जो है आप में सिम्टम्स हो सकते हैं, उस पेशेंट में सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसे हाईली लेथल RMSF है, यानी कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उस पेशेंट में क्या क्या हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। तो आप इनको भी आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं और इनको भी आप लिख सकते हैं। ओके हालांकि आपका इससे पहले तक मैंने आप लोगों को जितना ये लेक्चर बताया है तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। थैंक यू।